तो कैसे है सभी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था लिंक्स के टॉपिक के बारे में। थ्योरेटिकली लिंक्स क्या होते हैं, यूआरएल क्या होता है, हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्टली हमने ये डिस्कस करा था कि लिंक्स की टाइप क्या होती है। तो हमने जाना था कि लिंक्स की जो टाइप है वो 3 टाइप में लिंक्स डिवाइड हो सकता है। उसमें से आज हम 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि लिंक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। अब लिंक्स की क्रिएशन हमने नहीं सीखी थी लास्ट वीडियो में। तो लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग ए एलिमेंट का यूज करते हैं। ए एलिमेंट ही एक्चुअली हमें हेल्प करता है लिंक्स को क्रिएट करने के लिए। जब भी हम ए एलिमेंट को अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर मेंशन करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो ये बात समझ जाएगा कि जैसे ही इसकी प्रेजेंस आई वो ये बात समझ जाएगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये लिंक की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर इस ए एलिमेंट के अंदर हम लोग एक हेरिफ एट्रीब्यूट का भी यूज करते हैं। इस हेरिफ एट्रीब्यूट का क्या काम होता है कि जो हेरिफ एट्रीब्यूट है ये उस पेज का लिंक कैरी कर रही होती है जहां पे आपको आपके जो यूजर है, जैसे आपकी वेब स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास वेब पेज पे आपका कोई यूजर है तो आपने ऐसे यहाँ पे किसी इंफॉर्मेशन पे लिंक ऐड कर रखा है। तो जब वो क्लिक करेगा और जब आप उसको एक नेक्स्ट वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे होगे तो किस वेब पेज पे आपको उसको रीडायरेक्ट कर वो वाला जो लिंक है, वो जो उस वेब पेज का जो लिंक है वो एक्चुअली जो है हेरिफ एट्रीब्यूट कंटेन करके चलती है, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन के सामने वो एग्जांपल दिख रहा होगा। अब ये एग्जांपल को समझ लेते हैं। एक्चुअली यही पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है कैसे ए एलिमेंट को यूज करके हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। तो ये जो पार्ट है हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है। जो पहला पार्ट है इसमें ये हेरिफ वाला पार्ट है। हेरिफ पार्ट वो लिंक कंटेन करेगा जहां पे यूजर जाना चाहता है, और ये जो नल वैल्यू जहां पे लिखा है ये वो इंफॉर्मेशन है जो यूजर को डिस्प्ले हो रही होगी। अब आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जब पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज ये बात लिखी होती है दैट ऑलवेज यूज कैची वर्ड्स। कैची वर्ड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जो सबसे पहले यूजर टाइप करेगा। ताकि आजकल क्या कर रहा है, गूगल हाईलाइटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई भी वर्ड लिखा ABCD, तो अगर वो ABCD डायरेक्टली अगर एज अ लिंक आपकी वेब पेज के अंदर है तो गूगल उसको हाईलाइट कर देगा ऐसे अपने सर्च बॉक्स में, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी, आपकी जो वेब पेज है उसकी विजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हर जगह यही बात पढ़ाई जाती है कि नल वैल्यू में ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो यूजर सबसे पहले टाइप करेगा या फिर जिसके चांसेस ज्यादा है जिसको यूजर के टाइप करने के, ठीक है। अब टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस करा था यार लास्ट वीडियो में कि जो हमारी लिंक्स है उसके 3 टाइप होते हैं। स्टैंडर्ड लिंक, ठीक है, रिलेटिव लिंक्स एंड ईमेल लिंक्स। तो अभी बात करते हैं स्टैंडर्ड लिंक। स्टैंडर्ड लिंक भी जो है वो 2 आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है। उसमें से है सबसे पहले जो टाइप 1 है, ठीक है। आज अभी पहले टाइप 1 को समझ लेते हैं। अब टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 मतलब इसकी जो दोनों टाइप्स हैं वो एक्चुअली हेरिफ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जो टाइप 1 है इसमें जो हेरिफ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो है फुल वेब एड्रेस, जो जिस साइट पे या फिर जिस वेब पेज पे हमें उसको रीडायरेक्ट करना है, यानी कि उस पेज का वेब एड्रेस। अब इससे हम यहाँ से हम 2 इंटरप्रिटेशंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी दूसरे के वेब पेज पे रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका खुद का वेब पेज नहीं है। सिंपली जब हम लोग वेब एड्रेस यूज कर रहे हैं तो उससे यही इंडिकेट हो रहा होता है। और दूसरा ये है कि आप अपनी ही किसी एक ऐसी वेबसाइट से लिंक करना अपनी किसी वेबसाइट से या फिर अपनी किसी वेब पेज से लिंक करना चाह रहे हो जिसका यूआरएल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मेरी कोडिंग अमीनोस की वेबसाइट है, तो वहां पे अगर मुझे YouTube का लिंक देना है, जैसे ऐसे मैंने YouTube का ऐसे बटन बना दिया और उस पर जैसे ही आपने क्लिक करा तो आप YouTube वाले पेज पर आ गए। तो ये पर्टिकुलर जैसे देखा जाए तो वो YouTube का पेज मेरा ही है, वो YouTube का जो होम स्क्रीन आएगी वो मेरे पेज की आएगी, बट एक्चुअली वो जो लिंक है वो मेरी, बट उसका मुझे लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, आपने बड़ी सारी वेबसाइट्स मतलब वेब पेजेस बनाए एक ही वेबसाइट के, बट वो क्या होता है वो आपकी लोकल HTML फाइल होती है, तो उसमें हमें लोकली फाइल्स को वो करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो उसका वेब एड्रेस है उसकी मदद से लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये आपके सामने एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमें हेरिफ की वैल्यू पे बस इंडिकेशन लेनी है।
ठीक है ना। अभी हमें और किसी चीज पे मतलब देखना नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बहुत लोगों को ये चीज लगती होगी कि www.google.com ही उसका फुल वेब एड्रेस है। नहीं, अगर आप खाली इतना पार्ट लिख रहे हो तो वो चीज गलत हो जाएगी। आपको ये जो टोटल पार्ट है पूरा ये लिखना पड़ेगा। ये चीज जो है जब हमने बेसिक्स ऑफ HTML के बारे में डिस्कस करा था उसमें मैंने ये चीज बताई भी है कि एक वेब एड्रेस क्या होता है, एक फुल वेब एड्रेस क्या होता है, सब चीज के बारे में मैंने डिस्कस करा हुआ है। तो अगर आप एक फुल वेब एड्रेस नहीं लिखोगे तो वहां पे यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है। अब बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि सर इतना पार्ट भी कभी कभार रन कर जाता है, कभी कभार हाँ रन कर जाता है, बट वो यार डिपेंड करता है कि कौन से सपोर्टेबल वर्जन में। अब किसी किसी वर्जन में ना, मतलब वैसे तो इसके खाली इतने पार्ट की वर्किंग के चांसेस 1% है, बट किसी क्या कहते हैं वेब ब्राउजर किसी वर्जन में कोई इसकी एक्सेप्टेंस हो गई हो एज अ बग पार्ट में, या फिर किसी भी क्या कहते हैं रीजन की वजह से, तो हो सकता है एक या दो कंप्यूटर के अंदर चल जाए, बट मैक्सिमम में नहीं चल पाता। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फुल वेब एड्रेस ही यूज करो। सेकेंड जो है स्टैंडर्ड लिंक की टाइप 2 आ जाती है हमारे पास। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में हम लोग HTML फाइल जो है उसकी जो नेम है उसको लिंक करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ही कोई ऐसे वेब पेज को जोड़ रहे होंगे जो हमारे खुद के बनाया हुआ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे एक वेबसाइट है, जैसे Amazon ने यार अपनी वेबसाइट बनाई, तो उनके पास जितनी भी सब कुछ है वो सब कुछ सारा पार्ट उन्हीं का है। जब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं तो होता क्या है, वो अपने ही एक HTML पेज से एक दूसरे HTML पेज में एक दूसरे HTML फाइल को लिंक कर रहे होते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग HTML का फाइल का नाम डायरेक्टली यूज कर देते हैं, home.html। ठीक है। अब जब हम लोग रिलेटिव लिंक्स पढ़ेंगे तो ये जो खाली home.html है इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है ना। अभी रिलेटिव लिंक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट रिलेटिव लिंक्स को पढ़ने से पहले मेरी एक आपसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि आप पहले लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी लिंक्स के ऊपर, उसमें जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है उसको समझ लेना। उसके बिना रिलेटिव लिंक्स वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अब हमारे पास आती है जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लिंक्स की, वो आती है ईमेल लिंक्स। अब बहुत बार हमारी वेबसाइट्स में ऐसा होता है, जनरली आप पता नहीं मुझे आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स देखी नहीं देखी, जो बहुत सारी ब्लॉगर्स वेबसाइट होती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे पर्सन टू पर्सन टॉक हो रही होती है। जैसे ब्लॉगर वेबसाइट्स है, वहाँ पे क्या होती है, पर्सन टू पर्सन टॉक हो रही होती है। मतलब एक पर्सन अपना कुछ इन्फॉर्मेटिव लिख रहा होता है और डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंच रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो सकता है, जैसे ये ब्लॉगर वेबसाइट है ये वाली, ठीक है ना। अब मान लो जैसे आपने वो ब्लॉगर वेब पेज विजिट करा, अब आपको मन कर रहा है कि यार मैं ये जो है इनसे लिंक हो जाऊं, मतलब मैं इनसे जुड़ जाऊं, मैं इनसे ज्वाइन हो जाऊं। तो उन सब, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, कुछ भी हो सकता है। जनरली लोग एक दूसरे से लिंक होने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो आपको उनसे लिंक होना है, अच्छा हाँ यार इनके ब्लॉग्स मुझे अच्छे लगे, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज आपको किसी प्रोडक्ट की अच्छी लगी, मैं इनसे लिंक होना चाहता हूँ। तो कुछ वेबसाइट जो है ना वो क्या यूज करती है, एक ऐसे बटन कर देती है ज्वाइन अस या फिर ज्वाइन ईमेल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्रिएट करोगे तो आपका एक विंडो खुल जाएगी जो आपकी मेल बॉक्स की विंडो होती है, और डायरेक्टली उनकी जो मेल आईडी है वो डायरेक्टली आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी, आपके कंपोजिंग मैसेज में आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो सारा काम है वो हम लोग ईमेल लिंक्स की मदद से करते हैं। अब ईमेल लिंक्स में हम लोग एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। वो एट्रीब्यूट है हमारे पास मेल टू एट्रीब्यूट। ठीक है। हेरिफ एट्रीब्यूट के अंदर ही ये यूज हो रही होती है। ठीक है। यहाँ मेल टू को एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, ये एक एलिमेंट है जो हम लोग हेरिफ एट्रीब्यूट के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये सामने एग्जांपल आप देख पा रहे हो, तो ये है हेरिफ इक्वल्स टू मेल टू, और ये यहाँ पे हमने कोलन्स दिए हैं, उसके बाद हमने लिखा है स्पेस डालने के बाद एक स्पेस देनी है आपको, फिर उसके बाद आप जो भी आपकी आईडी है, ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है। अब जैसे हमारी जो क्या कहते हैं चैनल है उसकी जो आईडी है वो है codingamigos20@gmail.com। कभी भी यार आपको हमसे जुड़ने का मन करे तो आप इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जीमेल आईडी है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया, जो मेरा यूजर है उसको होगी ईमेल ज्वाइन। ठीक है ना। जैसे ही वो इस ईमेल ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली एक मेल बॉक्स खुल जाएगा उसके, अगर वो कंप्यूटर से एक्सेस करा तो कंप्यूटर में, या फिर एक न्यू टैब में आपके पास अगर
अपने फ़ोन से कर रहे हो तो आपके पास एक न्यू टैब में एक स्क्रीन खुल जाएगी, या फिर लैपटॉप्स में आपके पास एक ऐसे आपका जो मेल वाला एप्लीकेशन होता है वो खुल जाएगा, और डायरेक्टली वहाँ पर ऐसे मेरी ये जो ईमेल आईडी डली हुई आ जाएगी। फिर आपको जो भी मेल कंपोज करके भेजनी है वो आप डायरेक्टली भेज सकते हो। अब यार बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलरली कुछ वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं और वहाँ पे बड़े सारे लिंक्स होते हैं, जैसे कोई म्यूजिक डाउनलोडिंग या किसी भी वेबसाइट पे। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी हम लोग लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो होता क्या है कि वो उस वेब पेज में खुलने के बजाय, जैसे कभी कभार तो उसी में खुल जाता है, बट कभी कभार क्या होता है कि वो एक नए वेब पेज में जाके खुल रहा होता है। तो वो काम कैसे करते हैं अब वो भी सीख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जब हमें एक नई टैब में अपने लिंक को खोलना हो तो उसके लिए हम लोग अपने जो ए एलिमेंट है उसमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट, ये जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है, टारगेट एट्रीब्यूट की हमें वैल्यू डालनी पड़ती है ब्लैंक, जो हमें ये सिग्निफाई करेगा या फिर जो टेक्स्ट एडिटर को ये सिग्निफाई करेगा कि ये जो पर्टिकुलर लिंक है ये एक नई टैब में खुलना चाहिए। अब एक कॉमन सवाल आता है बहुत लोगों के बीच में कि हमें एक न्यू टैब में अपने लिंक को खोलने की जरूरत क्या है। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो यार देखो, नीड क्या है ये समझ लेते हैं। नीड ये है, आपके वेब पेज में हो सकता है कोई ऐसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज हो जो यूजर फिर से चाहे तो वो आके देख सके। मान लो कोई आपकी एक ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसमें नीड है, मतलब उस लिंक के खुलने के बाद भी उस वेब पेज पे वापसी आने की उसकी नीड है। तो उन केसेस में ज्यादातर अच्छा क्या होता है कि हम लोग जो हमारा वेब पेज है उसको एक न्यू टैब में खोल दें। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे तो मैं बताया, आप लोग देख ही चुके होंगे। हेरिफ एट्रीब्यूट लिखनी है आपको, अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है। अब यहाँ पे वेब एड्रेस भी हो सकता है और साथ ही साथ HTML फाइल का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर टारगेट एट्रीब्यूट डाल के आपको अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है। ये पार्ट जैसे ही आप अपने ए एलिमेंट की ओपनिंग टैग में मेंशन कर दोगे, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, इससे टेक्स्ट एडिटर को यह पता लग जाएगा कि न्यू टैब में वेब पेज को खोलना है। किसमें? न्यू टैब में खोलना है। तो ये हो गया ओपनिंग लिंक इन न्यू टैब। तो हमने सीखा है, एक बार उसको कोड करके भी देख लेते हैं। अब जो स्क्रीन है वो कुछ थोड़ी सी बदली लग रही होगी, तो इसका कारण आप लोगों को भी पता है कि हम लोग पहले नोटपैड यूज कर रहे थे, अब हम लोग सबलाइन टेक्स्ट पर स्विच कर चुके हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए यार मेरे पास 2-3 वीडियोस में कि क्या सर अभी भी हम नोटपैड यूज करना कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या अभी भी हम नोटपैड प्लस यूज कर सकते हैं। तो देखो यार, जोन सा भी आपको टेक्स्ट एडिटर ज्यादा फ्रेंडली टू यूज लग रहा है, आप जिस पे ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, बस मैं सबलाइन पे शिफ्ट कर गया हूँ, क्योंकि जब हम लोग जब एक अच्छा खासा एक बड़ा वेब पेज बना रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में नोटपैड बहुत ही अजीब सा हो जाता है। ठीक है, नोटपैड पे अगर आप 50 लाइन का भी क्या कहते हैं कोड लिखोगे तो उसमें ही थोड़ी क्या कहते हैं विजिबिलिटी वगैरह, जो कोड की क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। ठीक है ना, इस वजह से आपको जोन सा भी अच्छा लग रहा है आप वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण ये देखो, कोड तो हर में सेम ही रहने वाला है, ये तो है नहीं कि कोड बदल जाएगा। ठीक है ना, तो हम अपने लिंक्स के टॉपिक पर वापसी आ जाते हैं। हमने लिंक्स के टॉपिक को भी डिस्कस करा है, उसमें हमने 2 टाइप्स के लिंक्स को डिस्कस करा है। एक था हमारे पास स्टैंडर्ड लिंक और दूसरा था हमारे पास ईमेल लिंक। स्टैंडर्ड लिंक के 2 टाइप थे, दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी लिंक क्रिएशन करते हैं। लिंक क्रिएशन के लिए ए टैग लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने ए टैग को मेंशन करा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थी और वहां से मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक करा, ये मेरे पास लिखा आ गया। तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन हो गई। अब ये ऑटो कंप्लीशन मेरे को बहुत मदद कर रही है, एक्चुअली मेरा टाइम बच रहा है। ठीक है, टाइम एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब जहां पे एक्चुअली मुझे टाइम डिवोट करना है मैं वहां पे टाइम डिवोट करूंगा, ना कि इसको लिखने में अपना वो। कल को कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है, कल को कोई चीज जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, या फिर कोई टाइपिंग एरर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो मैं एक्चुअली वहां पे अपना टाइम डिवोट कर सकता हूँ, ना कि यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय। सबसे पहली टाइप क्या थी, उसमें हम लोग फुल वेब एड्रेस लिखते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे https://www. यहाँ पे हम लोग बिंग का यूज करेंगे, bing.com। गलती से ये कर दिया, bing.com। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये बिंग है।
फिर यहाँ पे एक ब्रेक डाल देते हैं जिससे कि एक नई लाइन से सब कुछ स्टार्ट हो चुके। याद रखना ये एक एम्प्टी टैग है, ब्रेक जो है एम्प्टी टैग होती है, इस वजह से इसमें खाली सिंगल टैग की प्रेजेंस होती है और यहाँ पे BR और स्लैश के बीच में हमेशा एक स्पेस प्रेजेंट होगी। ये एम्प्टी टैग वाली वीडियो में मैंने समझाया, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उसको भी देखो, कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड जो टाइप थी वो थी मेरे पास जिसमें हमारे पास हम लोग एक HTML फाइल को, एक जो लोकली क्रिएटेड HTML फाइल है उसको लिंक करते हैं। अब बहुत से लोगों का एक और क्या कहते हैं मन में सवाल आ सकता है, वो ये है कि सर लोकली क्रिएटेड फाइल, जब हम लोग एक डोमेन नेम लेंगे तो वो लोकल हमारे वो जो फाइल है वो लोकली हमारे कंप्यूटर पे तो स्टोर नहीं रहेंगी, तो हमें उसका वेब एड्रेस तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। जब आप एक डोमेन नेम खरीदते हो तो जो भी आपके HTML पेजेस है आप उसको क्लाउड पे अपलोड करते हो, जहां से फिर क्या कहते हैं जो फिर वेब ब्राउजर है वहां से उसको एक्सेस करता है, तो आपकी फाइल क्रिएटेड रहेगी। ये नहीं कि आपको हर एक फाइल के अलग से डोमेन नेम लेना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक ही होती है, सारी फाइल्स अपलोड होती है, फिर वो पेजेस की इंटरलिंकिंग वहां से हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे भी बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। फाइल मैंने क्रिएट करी हुई है, ये आप देख पा रहे होगे 2.html की फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, इसी को मैं अपने 1.html में लिंक करूंगा। मेरी सजेशन ये है कि अभी जो आप फाइल लिंक कर रहे हो उसको जहां पे आपकी 1.html फाइल सेव है वहीं पे 2.html फाइल को सेव करो। ऐसा क्यों, कहीं और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिलेटिव लिंक्स के टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। अभी के लिए दोनों फाइल्स को एक ही जगह सेव करना। 2.html ये मैंने फाइल नेम लिख दिया। अब एक चीज और आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर की और एक क्या खासियत है, दो फाइल्स के बीच में स्विच करना कितना आसान हो गया। यही अगर मुझे नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस में करना पड़ता तो मुझे अभी जाके वो फाइल को ढूंढना पड़ता, मुझे उसको खोलना पड़ता, बट यहाँ पे सिंपल स्विचिंग आसान है, एक टैब से दूसरी टैब में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक्ड फाइल, ठीक है ना, इसका नाम कर देते हैं लिंक्ड फाइल। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है हमारे पास ईमेल लिंक्स का टॉपिक। ईमेल लिंक्स में हमने क्या देखा था, टैग तो अभी भी ये टैग ही आएगी, हेरिफ अभी भी आएगा, बट हेरिफ में एक हेरिफ एट्रीब्यूट में एक एलिमेंट जुड़ जाएगा जो है हमारे पास मेल टू एलिमेंट। मेल टू एलिमेंट क्या चीज वहां पे बता रहा है या फिर क्या चीज कहना चाह रहा है, वो ये चीज बता रहा है हमारे वेब ब्राउजर को कि यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिंक्ड है और मेल किस आईडी पे करना है या फिर किस मेल आईडी से जुड़ना है वो क्या कहते हैं हेरिफ में बात लिखी हुई है। ये चीज मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी कोडिंग amigos20@gmail.com लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी जीमेल आईडी से। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है, कैसा सा भी डाउट आ रहा है, कमेंट करो यार। कमेंट में अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है आंसर दे पाना तो आप मेल कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ज्वाइन ईमेल। ठीक है, ये हो गया। एक और जो हमने चीज पढ़ी थी वो थी हमारे पास कि ओपनिंग द लिंक इन अ न्यू टैब। एक लिंक को जब हम न्यू टैब में खोलना चाह रहे हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरी यूट्यूब चैनल का लिंक है। हेरिफ अभी भी आ रहा है। ठीक है, हेरिफ में लिंक वेब एड्रेस भी हो सकता है, आपकी HTML फाइल भी हो सकती है, उस पर कोई वो नहीं है। ठीक है ना, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने चैनल का जो वेब एड्रेस है, फुल वेब एड्रेस, वो दिया है। एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या ऐड हो रही है, हमें टारगेट एट्रीब्यूट डालनी पड़ेगी यहाँ पे, टारगेट एट्रीब्यूट, और जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें जो हमारी जो लिंक है उसको एक न्यू टैब में ओपन करना है। तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। ये इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया है। ठीक है, और इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये है मेरे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट जो हो गया, और ये है मेरे पास लिंक्ड टेक्स्ट, मतलब जिसपे जो ऐसा टेक्स्ट जो किसी लिंक से जुड़ा हुआ है। सर आपको कैसे पता लगा, तो जो लिंक टेक्स्ट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो कलर कोडिंग यूज होती है, वेब ब्राउजर्स उनके लिए एक स्पेशल कलर कोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडली अंडरलाइन का भी वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक है बिंग, एक है लिंक्ड फाइल और एक है यूट्यूब। लिंक्ड फाइल का जो कलर है वो अलग है, ऐसा क्यों? जनरली जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो ब्लू कलर यूज करते हैं फॉर अनविजिटेड साइट, और
पर्पल कलर यूज करते हैं फॉर अ विजिटेड साइट, मतलब प्रीवियसली विजिटेड साइट। तो जो लिंक्ड फाइल है मैं उसको पहले इस वेब ब्राउजर से खोल चुका हूं, तो उसने वो चीज सेव इन्फॉर्मेशन सेव करके रख ली है, हाँ ये इस यूजर ने इस वेबसाइट को विजिट कर लिया है, इस वजह से वो उसको पर्पल कलर का दिखा रहा है। ये चीज बताने के लिए या ये चीज डिग्निफाई करने के लिए कि आप इस लिंक पर पहले ही विजिट कर चुके हो। ठीक है, तो एक एक को खोल के देख लेते हैं। बिंग पे मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे कहां ले जाएगा, www.bing.com पे ये मुझे ले गया। ठीक है, वापसी जाते हैं, आप देखोगे आप कलर कोडिंग चेंज होगी, पर्पल हो गई क्योंकि मैं साइट को विजिट कर चुका हूँ। फिर ये है मेरी लिंक्ड फाइल। लिंक्ड फाइल क्या है, ये वो फाइल है जो लोकली क्रिएटेड, जो मेरी HTML फाइल थी ये उसका लिंक था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने YouTube का क्रिएट करा था। YouTube जो था कहाँ पे, YouTube चैनल जो था, जो मेरे जो YouTube चैनल का लिंक था वो किस में खुलना चाहिए था, एक न्यू टैब में खुलना चाहिए था, जैसे कि ये खुल रहा है। और लास्टली जो हमने क्रिएट करा था वो था ज्वाइन ईमेल वाला ऑप्शन। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये मैंने इस पे क्लिक करा, एक सेकेंड टाइम ले रहा है लोड होने में। ये देखो एक मेल जो एप्लीकेशन था लैपटॉप का वो खुल गया डायरेक्टली। अब इसमें जो मेरी मेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेल आईडी जुड़ी नहीं हुई, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। आप एंड्रॉयड फोन्स में या फिर iOS में जब इसको इस पर्टिकुलर लिंक को एक्सेस करोगे तो वो एक न्यू टैब में या फिर वो जो आपका जीमेल है या फिर याहू है उसको डायरेक्टली खोल देगा और आपको मेल के ऑप्शन पे ले जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।